मेरे YouTube चैनल जय मां सरस्वती क्लासेस में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम, जय माहिल्या, जय मां सरस्वती। आज हम पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का अंसार्डो पेपर सन 2022 का सेट नंबर 5। ओए खुशी पगलिया, क्या कर रही हो? आइए पढ़ते हैं 5वां सेट। पेपर का मॉडल है 825 पुस्तक में सीबी। खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश: निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कऊर, दूसरा ऑप्शन नंबर 2 बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर 3 मेस्सिने, ऑप्शन नंबर 4 मैटरनिक। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मैटरनिक ने कहा था। दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट की घोषणा, दूसरा ऑप्शन है नमक कानून तोड़कर, तीसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन का आगमन, चौथा ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 उर्दू, ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी, ऑप्शन नंबर 4 पंजाबी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, हिंदी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। प्रश्न नंबर 4 है, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? ऑप्शन नंबर 1 विद्रोह की, ऑप्शन नंबर 2 शांति की, ऑप्शन नंबर 3 अश्वेत शक्ति की, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अश्वेत शक्ति की। प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को और प्राथमिकता दी जाती है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस देश में लोकतंत्र किन किन देशों में है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 नेपाल, ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पाकिस्तान। 6वां प्रश्न है बहुविकल्प का, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि पहला ऑप्शन है लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, दूसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती हैं, तीसरा ऑप्शन है तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं, चौथा ऑप्शन है तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। अगला प्रश्न आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। 7वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किसके द्वारा किया गया था? 26 जनवरी में। ममता जी बताइए आप। तो पूर्ण स्वराज की मांग सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में की गए थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला प्रश्न है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? गृह मतलब घर, घर का युद्ध। तो अपने देश में जो आपस में एक दूसरे के विरोध युद्ध होते रहते हैं उसी को हम गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं? अगला प्रश्न, सांप्रदायिकता का अर्थ होता है विरोधाभास। तो किसी के
बारे में विरोध करना ही साम्प्रदायिक का समझा जाता है इससे। फिर आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई तर्क दीजिए। आप लोग बार बार देख रहे हैं प्रश्न कि लोकतंत्र से 100% आ रहा है पेपर में। तो लोकतंत्र में जनता स्वयं का मालिक होती है, वह जिसको चाहेगा उसको अपना मतदान करेंगे, और जनता मतदान देते समय अपना स्वयं का मतदान किसी को ना उसके अलावा कोई जान सकता है और ना ही उसको किसी को बताता है सही सही है। जैसे अब इसमें सत्ता की साझेदारी में बता रहा है, सत्ता समझ रहे होंगे कि जैसे सरकारें जो चल रही हैं उसमें उसकी भूमिका क्या होती है। अगर लोकतंत्र देश भारत में जैसे अगर जनता वोट डालने ना जाए तो हमारी सरकारें जो चलाई जा रही हैं ये नहीं बन पाएंगी, और जनता जो वोट देती है वो सरकार को गिराना भी जानते हैं। फिर अगला प्रश्न है अथवा में इसी में, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो गठबंधन सरकार वह सरकार होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक दलों को मिलाकर सरकार बनाई जाती है। इस गठबंधन सरकार में बहुत ही खींचातानी होती रहती है। जैसे पहले के सरकारों में जैसे हुआ करता था, पूर्ण बहुमत अगर नहीं प्राप्त होता तो गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। कुछ समय पहले पूर्ण बहुमत नहीं थे, उस समय गठबंधन की सरकार बनाई गई थी। फिर अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, लोकतांत्रिक देशों में जैसे हमारे भारत देश में अगर समाज का विभाजन किया जाए तो इससे बहुत बड़ा ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाज को एकत्रित किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर एक ही परिवार में 4 सदस्य चुनाव के समय मैदान में आ जाते हैं तो उस समय समाज में बहुत ही बड़ा फर्क पड़ता है, जिससे 4 का चारों को क्या होना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है। अगर एकत्रित होकर काम करते तो आगे निकल जाते। फिर आता है, भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो लिख देना, भारत की विधायकों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त है। आरक्षण वह होता है जैसे 100 पुरुष में 33 महिलाएं चुनाव में लड़ेंगे। सभी प्रकार का आरक्षण होता है, जैसे हमारे कौशाम्बी में सांसदीय जो सीट है एससी सीट है, एससी आरक्षित है। फिर अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। तो ले लेते हैं जैसे अमेरिका में, यहाँ पर 2 देश को पूछा है। तो अमेरिका में अनेक प्रकार के खोजे सैटेलाइट 19वीं शताब्दी में छोड़े गए, खोजे की गए, और इसी प्रकार फ्रांस में, और अमेरिका एक विकसित देश की श्रेणी में आता है। यह विश्व का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। फिर अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखी अथवा में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पिछला सेट में बता चुके हैं, इसमें भी सुन लो अथवा में। जैसे आपको देश के बारे में नहीं लिखना आता तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं। इसमें जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने 78 प्रतिनिधियों या अपने साथियों के साथ इसकी शुरुआत
किए थे। साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, 78 प्रतिनिधि। यह 6 अप्रैल 1923 ईस्वी को दांडी नामक स्थान पर 78 प्रतिनिधियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। नमक पर कर लगाए जाने के कारण इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। साबरमती और दांडी की दूरी है 390 किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र के बारे में बता चुके हैं, वही क्वेश्चन से यहाँ फिर लिख दिया जाएगा। एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। सेम प्रश्न वही है। लोकतंत्र वह होता है जिसमें जनता स्वयं का सरकार का चुनाव करती है। जनता अपने मत से चुनाव करती है। मतदान कौन करेगा? वह व्यक्ति जिसकी 18 साल की उम्र पूरी हो जाती है, उसको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसको हम वयस्क कहते हैं। सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार सन 1919 ईस्वी में भारत में दिया गया था। अब विश्व में सबसे पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। फिर आता है मानचित्र संबंधित प्रश्न। 14 नंबर का फर्स्ट नंबर, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो सन 1920 ईस्वी में 2 अधिवेशन हुआ था। एक विशेष अधिवेशन जो हुआ था सन 1920 ईस्वी सितंबर में, वो हुआ था कोलकाता में। लेकिन पूछ रहा है यहाँ पर दिसंबर 1920 ईस्वी का। तो दिसंबर 1920 ईस्वी का अधिवेशन जो हुआ है नागपुर में। नागपुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। हाँ, नागपुर में। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ। तो चौरी चौरा कांड सन 1922 ईस्वी में हुआ था, गोरखपुर जिले में, चौरी चौरा गांव में। तो गोरखपुर जिला कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में ना। गोरखपुर जिला। वर्तमान समय में गोरखपुर सिटी से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी हैं। हाँ, गोरखपुर सिटी से विधायक हैं। ये है गोरखपुर। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। इसके पहले दीर्घ उत्तरी में प्रश्न बताया जा चुका है कि कहां पहुंचकर तोड़े थे? दांडी में। ठीक। फिर है, वह स्थान जहां सन 1927 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये तो 2-3 सेट में पीछे पहुंच चुका है। देखिए, वह स्थान जहां सन 1927 ईस्वी का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ था? मद्रास में ना। चेन्नई में। हाँ, मद्रास का वर्तमान नाम है चेन्नई। ये है चेन्नई। फिर है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में महामंदी की घोषणा कर दी गई थी। हाँ, महामंदी पिछले सेट में था, पूछा था क्वेश्चन। महामंदी मतलब जब देश में संकट आ जाता है। मंदी एकदम जैसे क्या होता है, जैसे बोलते ना बहुत इस समय रोजगार में कमी है, पैसा कम मिल रहा है, ये सब। फिर अगला खंड ख, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए,
15 नंबर प्रश्न, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, चौथा ऑप्शन है लैटेराइट मिट्टी। हमारा विकल्प नंबर 4 हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो विकल्प के अनुसार विकल्प नंबर 1 पंजाब, विकल्प नंबर 2 हरियाणा, विकल्प नंबर 3 उत्तर प्रदेश, विकल्प नंबर 4 उत्तराखंड। तो अगर यहाँ पर असम दिया होता तो ऑप्शन नंबर असम दिया होता तो ऑप्शन असम लगाते, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में भी सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो विकल्प नंबर 4 हो जाएगा उत्तराखंड। 17 नंबर प्रश्न है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई में, ऑप्शन नंबर 4 अमृतसर में। तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज में। फिर 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। तो विकल्प नंबर 3 हो जाएगा फ्रांस जो है विकसित देश है। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस ये सब हैं विकसित देश। और भारत, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सभी विकासशील देश हैं। अगला है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। जीविका मतलब जीने का मतलब खाने पीने का। उद्योग, कृषि, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। उद्योग कर लोगे, खेती नहीं करोगे तो भोजन नहीं मिलेगा, तो विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कृषि। फिर 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय प्रश्न विकल्प नंबर 1 सन 1935, विकल्प नंबर 2 सन 1945, विकल्प नंबर 3 सन 1955, विकल्प नंबर 4 सन 1965। तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा सन 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक अनेक बैंकों को ऋण देता है, मौद्रिक नीति को जारी करता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद वह होता है जैसे जो क्षेत्रक है ना, तीनों क्षेत्रों का, 3 क्षेत्रक है ना, तीनों क्षेत्रकों का लेखन वर्ष में प्रत्येक वर्ष द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और उनके मूल्यों के कुल जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये देखिए 22 नंबर प्रश्न रिजर्व बैंक से पूछ लिया, इसके पहले हम बता भी दिए कि मुद्रण का जारी करता है। ये आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के 2 कार्य लिखिए। तो पहले लिख देना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया। फिर जैसे पूछा कि 2 कार्य लिखिए, तो यह मुद्रा जारी करता, जो पैसा आता है ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक से ही आता है। और सभी बैंकों को यह ऋण देता है, ऋण मतलब कर्ज देता है। फिर जैसे मौद्रिक नीति तैयार करना। फिर अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। अधात्विक, धात्विक और अधात्विक आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। देखिए, तो 2 अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक है, पत्थर है, कोयला है, ये सब चूना है, ये सभी अधात्विक में आते हैं। फिर आता है लघुत्तरीय प्रश्न।
एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। तो पेय मतलब पीने वाले। अब लोग खूब चाय पीते होंगे ममता जी ना, हमारी खुशी जी खूब चाय पीती हैं। हाँ, तो चाय के बारे में आप लोग लिख देंगे कि एक पेय फसल का नाम चाय है, इसका उत्पादन लैटेराइट मिट्टी में किया जाता है। चाय की खेती सबसे ज्यादा असम राज्य में की जाती है ना। और जैसे कॉफी के बारे में भी लिख सकते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में किया जाता है। कॉफी को ब्राजील में कहवा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के अथवा में है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो भारतीय कृषि में वैश्वीकरण के निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं। अनेक, जैसे ट्रैक्टर का प्रयोग करके खेतों को जल्द से जल्द जुताई कर देना, अनेक प्रकार से मशीनें आ गई हैं, खेतों को कटाई जल्द से कर देना, ठीक, ट्यूबवेलों द्वारा पानी मोटरों द्वारा देना। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के किन्हीं योगदानों की विवेचना कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के 3 योगदान निम्न प्रकार हैं। जैसे अर्थव्यवस्था पूछा है विकास, यहाँ पर जैसे अर्थव्यवस्था में मान लो, अब मान लीजिए पढ़ाई के क्षेत्र में अगर इनका कॉपी किताब का आविष्कार ना होता, कागज की खोज ना होते, तो हमारे देश में लिखाई पढ़ाई ना हो पाते। पहले के लोग क्या करते थे कि लकड़ी के स्लेट में लिखा करते थे। जब से छापे खाने का आविष्कार हो गया, छापे खाने का आविष्कार, पुनर्जागरण आप लोग पढ़े होंगे। फिर है राष्ट्रीय ग्राम रोजगार, हाँ अथवा में है इसके, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सन 2005 जो गांव में नरेगा के नाम से जानी, गांव में क्या इसका 60 पाँव है नरेगा, इसकी शुरुआत 2 फरवरी लिख लो, 2 फरवरी सन 2006 को हुए थे। इसमें प्रत्येक गांव के मजदूरों को रोजगार दिया जाता है। इसके अंतर्गत इसका नाम 2 अक्टूबर सन 2009 को बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कर दिया गया। इसके तहत एक दिन में 6 घंटा काम करना पड़ता है। 6 घंटा काम के बदले सरकार प्रत्येक मजदूर को 202 रुपए भुगतान करते हैं। इसमें साल भर में 150 दिन निर्धारित रोजगार देने को किया गया है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश के ग्रामवासियों को 200 दिन का काम करने का निर्णय लिया है। लांग में प्रश्न पहुंच सकता है ये सब। फिर आता है भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार में से कीजिए। अब मिट्टी के बारे में भी बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो लिख देना है कि चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण हुआ है। मिट्टी निम्न प्रकार की होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, ये सब लिख देना है। फिर इसका विस्तार लिख देना है, आप लोग को सब पढ़ाया गया है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। तो भारत में निम्न प्रकार की निम्न फसलें पाई जाती हैं, जैसे
गेहूं, धान, गन्ना, सरसों, मक्का, कपास, सोयाबीन। सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश। तो सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। कपास की खेती सबसे ज्यादा गुजरात में होती है, जो काली मिट्टी में की जाती है। गेहूं की खेती सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश में होती है और पैदावार में सबसे ज्यादा पंजाब राज्य में होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इनकी 3 समस्याओं को लिखिए। तो असंगठित कार्य होता है जिसमें कोई निश्चित कार्य नहीं होता। इसमें जितना कार्य करेंगे उतना वेतन मिलेगा। इसमें होने वाली समस्या, हम अगर काम नहीं करते हैं तो हमको वेतन नहीं मिलता है। इसमें हम दूसरों के गुलाम होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अथवा में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है? आइए पढ़ते हैं, अथवा वाला छोड़िए, मानचित्र में पढ़ते हैं। फिर आरावली पर्वत चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो आरावली पर्वत श्रृंखला जो है हमारे राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। देखिए फिर प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत जगह होता है, जबलपुर, ये सभी जगहों पर होता है। कटनी ये कटनी है यहाँ पास। तो एक ही पूछा है, चाहे यहाँ लिख देंगे। उत्तर प्रदेश में चूर्क और मिर्जापुर यहाँ होता है। अगर उत्तर प्रदेश में भी सीमेंट का उत्पादन होता है मिर्जापुर में। ताप्ती नदी हाँ देखो, ताप्ती नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। दूसरा प्रश्न है, तो ताप्ती नदी सूरत तपता है। तो सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो ताप्ती नदी कहाँ है? गुजरात के सूरत में। अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। फिर अगला प्रश्न है, बंगलोर चिन्ह द्वारा नाम सहित। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि बंगलुरु राजधानी किसकी है। तो बंगलुरु राजधानी किसकी है? कर्नाटक के। एकमात्र अधिवेशन सन 1924 का, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम में इंडियन एयरफोर्स का मुख्य ट्रेनिंग सेंटर भी उपस्थित है। तो ये है बेंगलुरु यहाँ पास। इसी के साथ हमारा सेट का अंत होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।